अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल के साथ हैज़र्ड हैज़र्ड की क्लासिफिकेशन या उनकी टाइप से डिस्कशन की। तो आज के लेक्चर में हम रिस्क असेसमेंट की तरफ बढ़ेंगे। रिस्क असेसमेंट पे बात करने से पहले ये मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको बताया जाए कि ये आपके किस कोर्स के एलिमेंट IG-1 में शामिल है। ये जो निबोश ने नया कोर्स जो मरतब किया है, तो उसमें ये आपका जो एलिमेंट है ये 3 नंबर एलिमेंट है और ये रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से जो है इसमें इंक्लूडेड है। तो आइए अब आते हैं रिस्क असेसमेंट की तरफ। अच्छा, रिस्क असेसमेंट जो है ये फॉर्मलाइज प्रोसेस है जिसमें आप हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद रिस्क को असेस करते हैं जो ये हैज़र्ड जनरेट करते हैं। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद आप ये जो है वो थिंक करते हैं कि आया कि इस एक्टिविटी को एलिमिनेट करना है या इसको कंट्रोल किया जाए। तो रिस्क असेसमेंट पे डिटेल से बात करने से पहले हम क्यों ना इसको एक जनरलाइज फॉर्म में देख लें, इसको सिंपल कर लें ताकि रिस्क असेसमेंट को समझना आसान हो जाए। रिस्क असेसमेंट आमतौर पे ये होता है कि आप में से हर बंदा जो है वो बहुत अच्छा रिस्क को परसीव करता है। आपने डेली लाइफ में देखा होगा कि कोई बंदा भी अगर रोड क्रॉस करता है तो रोड को क्रॉस करने से पहले वो परसीव करता है कि रिस्क जो है वो इतना मेरे क्लोज है। कहने का मतलब ये है कि मुझे कोई गाड़ी या कोई ऐसी चीज़ अप्रोच तो नहीं कर सकती जिसका मेरे साथ कोलिजन हो तो मेरा नुकसान हो जाए। और दूसरी सूरत में इसको इस तरह भी लिया जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्कर जो है वो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो अपने प्रोसेस के दौरान काम करने से पहले या ड्यूरिंग एक्टिविटी वो किसी चीज़ को परसीव करता है। उसको लग रहा होता है कि मेरे काम करने के दौरान अगर ये मैंने जो चीज़ परसीव की है इसको रेक्टिफाई ना किया गया तो हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए। वो उसकी इंडिविजुअल परसेप्शन है, उसने रिस्क को परसीव किया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, यही जो जनरलाइज रिस्क असेसमेंट है ये वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट की एक्सटेंशन ही है, जिसको इंडस्ट्रियल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है और ये अमूमी तौर पर हर इंडस्ट्री में जो है वो नाफिजुल अमल है। अब हम बात करते हैं कि रिस्क असेसमेंट जब करते हैं तो इसमें कौन कौन से अवामल होते हैं, कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले इसमें जो आता है वो आपका हैज़र्ड्स की आइडेंटिफिकेशन है, और इसको इस तरह भी आप कह सकते हैं आइडेंटिफाइंग दी हैज़र्ड्स। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है इसका कि आपने उन लोगों को आइडेंटिफाई करना है जिनको इस हैज़र्ड की वजह से नुकसान पहुंच सकता है, और नुकसान कैसे पहुंच सकता है, कौन से लोग काम कर रहे हैं उनको नुकसान होगा और नुकसान का वे क्या होगा, किस तरह नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, फिर इधर ही बात रुकती नहीं है। उसके बाद फिर आपने वो चीज़ हैज़र्ड को आइडेंटिफाई किया, लोगों को आइडेंटिफाई किया, और इस तरह हैज़र्ड जो है वो होगा। उसके बाद आपने फिर उसको अवेल्यूएट करना है। ठीक है। अवेल्यूएट किस चीज़ को करेंगे, रिस्क को अवेल्यूएट करेंगे आप। और ये जो रिस्क अवेल्यूएट करेंगे ये प्रिकॉशन पे डिपेंडेंट होगा कि कौन सी आपने प्रिकॉशन लेनी है। उसके बाद इन प्रिकॉशंस को देखने के बाद आप क्या करेंगे कि इनका बाकायदा रिव्यू लेंगे और इनको रिकॉर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। एक उसका फ़ायदा ये होगा कि ये प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, और सेकंड ये है कि इन फ्यूचर आपको ये रिकॉर्ड काम देगा। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आपके पास एक प्राइमरी फाइंडिंग मौजूद होगी, या फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको ये काम देगा। तो सबसे पहले जो है आज हम एक स्टेप ही जो है उसको थोड़ा सा देखते हैं, मज़ीद आगे वन बाय वन बढ़ेंगे। अच्छा, रिस्क असेसमेंट का पहला जो था उसमें स्टेप आइडेंटिफाइंग हैज़र्ड था। आइडेंटिफाइंग हैज़र्ड में हम
दो चीज़ें देखते हैं। नंबर 1 सेफ्टी हैज़र्ड्स। सेफ्टी हैज़र्ड जो है उसमें हम देखते हैं कि आया कि फ़िज़िकली जो उस एनवायरनमेंट में वर्कर काम कर रहे हैं उनको ख़तरा तो नहीं है कोई। ख़तरा उसमें क्या हो सकता है, आया कि उनको कोई इंजरी हो सकती है, इमीडिएट फिज़िकल इंजरी है, जैसे कि मूविंग पार्ट्स मशीनरी के, व्हीकल है, और डिफरेंट टाइप ऑफ हैज़र्ड हैं जिनको वन बाय वन मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आते हैं हेल्थ हैज़र्ड्स। ठीक है, हेल्थ हैज़र्ड में आपकी 3-4 तरह की चीज़ें आती हैं, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल एस्बेस्टॉस है। एस्बेस्टॉस जो है वो आपका एक, वैसे अगर जनरल में बात करें, वो बैन आइटम है पूरी दुनिया में, वो अलो नहीं है काम के लिए, लेकिन फिर भी वो पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ उसका यूज़ है तो उसका हैज़र्ड तो मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं आपका लाउड नॉइज़ आ जाती है और रेपिटेटिव हैंडलिंग आ जाती है। अच्छा, ये जो दोनों तरह के हैज़र्ड्स हैं, इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो किन किन तरीक़ों से होती है वो आप बताने इधर ज़रूरी है, क्योंकि इन हैज़र्ड को आइडेंटिफाई करने की एक अप्रोच है, सिस्टमेटिक अप्रोच है। उस सिस्टमेटिक अप्रोच में पहले नंबर पे आपका टास्क एनालिसिस आता है, फिर जो है आपका इंस्पेक्शन आ जाता है, मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशन आ जाती है, और इंसिडेंट डाटा आ जाता है आपके पास। तो आगे डिटेल में इन सब चीज़ों को हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल इधर हम टास्क एनालिसिस को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि टास्क एनालिसिस में क्या है। टास्क एनालिसिस, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी, इसमें होता ये है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसका वेरी केयरफुल जो है वो उसको प्रोडिक्ट किया जाता है, आया कि इस काम में कोई हैज़र्ड तो मौजूद नहीं है, बजाय इसके कि काम करने के बाद हमें पता चले कि इसमें हैज़र्ड था। उसमें होता ये है कि टास्क को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्टेप्स में, और इन एवरी स्टेप उसको हैज़र्ड को अवेल्यूएट करने की कोशिश की जाती है, और उधर ही उसको अगर समझते हैं कि इसकी सीवियरिटी मज़ीद जो है वो सीवियर एक्सीडेंट का बाइस बन सकती है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, तो उधर ही उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाती है। और सेफ सिस्टम ऑफ वर्क जो है उसमें ये चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होती हैं टास्क एनालिसिस की। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उसकी तरफ हम नहीं जाते अभी। तो टास्क एनालिसिस में एक जो है वो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक चीज़ की एब्रीवेशन है जिसको SRIDIM बोलते हैं, SREDIM। इसमें आपने इन चीज़ों को वन बाय वन याद रखना है, ये चीज़ें आपको लिटरेचर में मिल जाएंगी। मैं ये जो बुक स्टडी कर रहा हूँ ये आपको बता देता हूँ कि RRC की बुक है, ये यूके बेस्ड जो है वो है अदारा, उनकी बुक है, अथेंटिक बुक है। नबोश के कोर्स में आपको जो है वो टू द पॉइंट बता रहा हूँ, अपने भी हाथ पे कुछ नहीं बता रहा मैं। तो SRIDIM का मतलब ये है, टास्क एनालिसिस के हवाले से ये याद रखने के लिए ना, उसमें S फॉर सिलेक्ट द टास्क, R for record the step during every stage of the task, E for evaluate the risk associated with each step, and D for develop the safe working method, and I for implement the safe working method, and M for monitor to ensure it is effective। कि आपने देखना भी है कि मैं जो ये टास्क एनालाइज मैंने किया है तो उसको वैल्यूट भी करना है, आया कि इफेक्टिव भी है कि इनफेक्टिव है। अगर वो इनफेक्टिव है तो आपकी जो जितनी भी आपने उसके ऊपर एफर्ट की है तो वो यूज़फुल नहीं होगी। ये पहला स्टेप इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के कंसेक्टिव ऑर्डर में चीज़ें आती हैं। अगर पहले ही आपने स्टेप को अच्छे तरीके से उसको जो है यूटिलाइज़ नहीं किया रिस्क असेसमेंट के हवाले से, तो आगे चल के आपकी रिस्क असेसमेंट जो है वो उसमें एम्बिग्यूटी हो जाएगी, यूज़फुल नहीं रहेगी। तो लिहाजा मज़ीद इसको अफेक्टिव बनाने के लिए पहले स्टेप से आप चलेंगे तो तब जाके आपकी रिस्क असेसमेंट टूवर्ड्स 5 पॉइंट पे जाकर बेटर होगी।
अदरवाइज़ आपके लिए इसका असेसमेंट इनवैलिड होगी। तो बाकी के स्टेप्स जो हैं इसका अपना 4 स्टेप रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। अब आपकी एक असाइनमेंट ये है कि हर बंदे ने अपने तौर पे, आप जिस जगह पे भी मौजूद हैं, अगर आप किसी वर्क प्लेस में हैं या आप वर्ड्स से, अगर आपको कोई भी ऑक्यूपेशन है, तो आपने जो है वो अपने सराउंडिंग में हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करना है और आपने देखना है कि उस जगह में हैज़र्ड्स, सेफ्टी हैज़र्ड्स और हेल्थ हैज़र्ड, इन दोनों के हवाले से आपने कम से कम 4 या 5 जो एटलीस्ट हैज़र्ड जो हैं उनको क्वांटिफाई करना है, उनको लिखने हैं और अपने कमेंट्स में सबमिट कीजिएगा। हम ये कोर्स जो है इंशाल्लाह लेके चलेंगे। जो निगोश का नया कोर्स है उस हवाले से IG1 का जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, इसमें 4 यूनिट हैं, तो हम तीसरा यूनिट से मैंने स्टार्ट किया था। तो इंशाल्लाह जो ही ये कंप्लीट होगा फिर हम इसको सिमेट्री ऑर्डर में लेके चलेंगे। मज़ीद टच रहने के लिए लेक्चर बाकायदगी से देखते रहिए। बहुत शुक्रिया।